नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पांडे द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक चर्चा करेंगे वह टॉपिक है भारत की संसद का भाग 5। इससे पहले हम लोगों ने भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 को देख लिया है और संसद को प्रमुख विषयों भी हमने चर्चा कर लिया है, जो संसद के लोकसभा या राज्यसभा से संदर्भित पहलुओं पर चर्चा होती है। आज दोस्तों हम जिस टॉपिक चर्चा करेंगे वो भी टॉपिक संसद के ही एक हिस्से को कवर करता है, जिसका नाम है लोकसभा का चुनाव प्रणाली, राज्यसभा की चुनाव प्रणाली। साथ साथ हम देखने का प्रयास करेंगे संसदीय कार्यवाही के साधन का, जैसे कि प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है और प्रस्ताव क्या होता है। दोस्तों, इससे पहले हम अब देखेंगे संसद, और संसद में देखेंगे लोकसभा का चुनाव प्रणाली क्या है या लोकसभा का चुनाव पद्धति क्या है, सिस्टम क्या है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम एक हेडिंग डाल लेंगे, हम देख लेंगे कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से हम कैसे चुनेंगे किसी भी निर्वाचक को। ठीक दोस्तों, आइए हम देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहली बात हमको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा था, आपको पता होगा कि जब हम अनुसूची 4 आपको बता रहे थे, उसमें बताए थे कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरीके से होता है। मतलब प्रत्येक राज्य क्षेत्र से क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो राज्यसभा में अपने राज्यसभा की सदस्यता उनको दी जाती है। तो हमने देखा था राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता था। लेकिन दोस्तों, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ भी दोस्तों लोकसभा में जो सीटों का आवंटन है उसे हम मुख्यतः 2 प्रकार से जान सकते हैं कि जो लोकसभा में जो सीटों का बंटवारा है, कि लोकसभा में जो प्रतिनिधि बनकर आएंगे उनको किस तरीके से लोकसभा में जगह दिया जाएगा। दोस्तों, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो जो लोकसभा में सीटों को जो आवंटन दोस्तों, उसको हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। पहली बात यहाँ हमको ये ध्यान देना है दोस्तों कि राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। मतलब जो राज्य की जनसंख्या का अनुपात है वह सभी राज्यों के लिए क्या हो, यथासाध्य हो, मतलब कि उचित हो। ठीक है, जब उचित जनसंख्या होगा तो उसी उचित सभी राज्यों के लिए जब उचित जनसंख्या होगी तो हम कह सकते हैं कि जितने भी जनसंख्या का अनुपात होगा उन्हीं आधार पर हम प्रतिनिधि को चुनेंगे। दूसरा दोस्तों, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो यह उपबंध है उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जिन राज्य की जनसंख्या 60 लाख से कम है। अर्थात अगर किसी भी राज्य की जनसंख्या 60 लाख से कम होगी तो उस राज्य में क्या होगा, यह अनुपात लागू नहीं होगा, जो जनसंख्या का अनुपात है। दूसरा दोस्तों, हमको इस बात यह ध्यान देना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य एक ही हो। क्या कहना मतलब दोस्तों कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात जो होगा वह समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। अर्थात आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। जो पहला पॉइंट दोस्तों कहता है कि राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व में एक रूपता हो। मतलब कि राज्यों के बीच जो प्रतिनिधित्व है ना, जो प्रतिनिधित्व की बात हम कर रहे हैं वो क्या हो, सब में क्या एक रूपता हो, मतलब एक जैसा ही हो। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में भिन्न हो, किसी राज्य में भिन्न हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको दोस्तों जानना है कि उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व में एकरूपता हो। अर्थात जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था हम कर रहे हैं, उसमें भी कहा गया है कि जो प्रतिनिधित्व है उस राज्य का, उसमें भी क्या हो, एकरूपता होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, तो पहली बात हमको ध्यान देना है कि राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व में एकरूपता हो, और दूसरा हमको ध्यान देना है कि उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच भी क्या हो, प्रतिनिधित्व में एकरूपता हो। अब दूसरा दोस्तों हमको बात, अब आपके मन में आएगा कि जनसंख्या क्या है, मतलब जनसंख्या को हम किस तरीके से समझेंगे। तो जनसंख्या को समझना है दोस्तों हमको इस आधार पे कि जनसंख्या से आशय है अंतिम जनसंख्या की गणना से है। मतलब जो अंतिम जनसंख्या की गणना होती है उसके आधार पे हम क्या करते हैं, हम जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है या जो जनसंख्या का अनुपात है, हम उन्हीं आधार पे देखते हैं। ठीक, अर्थात जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हों। तो जनसंख्या से आशय हमारा क्या है दोस्तों कि अंतिम जनसंख्या की गणना से, मतलब जो अंतिम जनसंख्या हमारी होती है उस जनसंख्या की गणना से हम मापते हैं, अर्थात सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हों। सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हों अर्थात यहाँ ये है कि मतलब जो आंकड़े हम प्रस्तुत कर रहे हैं जनसंख्या, किसके, अंतिम जनसंख्या की गणना से, उस आंकड़े के आधार पर ही क्या होगा, जनसंख्या के अनुपात को आधार माना जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इस बात को आप याद रखिए। ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं। पहला आपको है कि राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक हो। इसके लिए उपबंध क्या है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम होगी उन राज्यों पर नियम लागू नहीं होगा। पहली बात आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कह रहा है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का, जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, जानते हैं हर जगह हर स्थान पर निर्वाचन क्षेत्र होगा, तो यहाँ ये कह रहा है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, जो बनाए गए निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको
आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो, मतलब वहाँ भी क्या हो, एक जैसा ही हो। ठीक दोस्तों, तो उन आधार पे क्या हो सकता है, तो उन्हें हम लोकसभा में सीटों का आवंटन हम कर सकते हैं। दोस्तों कभी-कभी क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समावेशन, मतलब हम देखते हैं कि जब-जब जनगणना की स्थिति आई है, हम प्रत्येक जनगणना के बाद देखते हैं कि उसमें कोई न कोई परिवर्तन या कोई न कोई पुनः मतलब समायोजन देखने को मिलता है। आइए देखते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीति का निर्धारण करे। मतलब कि जो भी जनगणना या जो भी प्रावधान हमारे यहाँ लाए जाते हैं जनगणना से संबंधित, ठीक है? उसमें कहा जाता है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है, मतलब पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीति का क्या करे, निर्धारण करे। मतलब उसके लिए अपना जो भी नियम और रीति है, उसका को क्या करे, उसका निर्धारण करे। शायद दोस्तों जानना है, इसी के तहत संसद ने क्या किया है, आपको पता होगा कि इसी के तहत मतलब कि पुनः संयोजन के ही तहत क्या होता है कि संसद ने 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए। इन्हीं को मतलब कि इसी मतलब चूँकि संसद को अधिकार दिया गया कि वह क्या करे, मतलब कि मतलब जनगणना के पश्चात क्या पुनः संयोजन करे, ठीक है? अब पुनः संयोजन की प्रकृति में क्या होता है दोस्तों, हमको ध्यान देना है कि जब संसद को अधिकार दे दिया गया, संसद क्या करेगा? कोई न कोई कदम उठाएगा। संसद ने क्या कदम उठाया कि 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम को लागू किया गया, ठीक है? और परिसीमन आयोग को दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो परिसीमन आयोग की अधिसूचना है, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक दोस्तों? और SC/ST के संदर्भ में भी इसको हम दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम इस पे आगे आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि तो परिसीमन आयोग अभी तक हमारे यहाँ 4 बार लागू किया जा चुका है राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी होने से। पहला आपका 1952, 1962, 1972 और 2002। ठीक दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया है। अर्थात 1971 की जनगणना के आधार पर देखा जाए, मतलब कि जो 42वां संशोधन 1976 है, उसमें कहा गया 1971 की जनसंख्या के आधार पर कहा गया कि राज्यों को लोकसभा के स्थानों का जो आवंटन है और प्रत्येक राज्य के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन को वर्ष 2000 तक क्या स्थिर कर दिया गया। मतलब वर्ष 2000 तक लोकसभा में जो निर्वाचन क्षेत्र के मतलब जो प्रतिनिधि होंगे उतने ही रहेंगे जो अब 1971 की जनगणना मतलब कि जनगणना के आधार पे दिया गया। फिर दोस्तों हमको चर्चा ये करना है कि इस प्रतिबंध को 84 मतलब जो प्रतिबंध लगाया गया कि 1976 मतलब कि जो प्रतिबंध मतलब 42वें संशोधन 1976 में लोकसभा के स्थानों का जो आवंटन था, विभाजन था, 1971 की जनगणना के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया कि जो जो हमारे प्रतिनिधि होंगे, जो प्रादेशिक क्षेत्र के होंगे, चाहे वो किसी राज्य से होंगे, चाहे वो स्थानों का जो आवंटन होगा लोकसभा में राज्यों को लेकर, वो 1971 की जनगणना को आधार मानते हैं। लेकिन दोस्तों इस पर मतलब जो प्रतिबंध लगाया गया था, इस प्रतिबंध को 84वें संविधान संशोधन 2001 में अर्थात 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 अर्थात 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 में अगले 25 वर्षों अर्थात 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया 1991 की जनगणना के आधार पे। यहाँ पे हमने देखा कि 1971 की जनगणना के आधार पे जो लोकसभा में जो सीटों मतलब जो लोकसभा में जो सीटों की संख्या थी, वो 2000 तक क्या थी, स्थिर कर दिया गया। मतलब जो भी जैसे मान लीजिए हमारे लोकसभा में 545 सीट है, तो 545 सीट को 1971 की जनगणना को आधार मान के उसको स्थिर कर दिया गया। दोस्तों इसी प्रतिबंध को 84वें संशोधन 2001 में क्या कहा गया कि इसे हम 25 वर्षों तक अर्थात 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कि जो लोकसभा में जो सीटों का आवंटन है, जो विभाजन है, वो 2026 तक क्या है, स्थायी है अर्थात स्थिर कर दिया गया, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। 2026 के बाद जब इस पे जब क्रियान्वयन किया जाएगा, अधिनियम कुछ कोई लाया जाएगा इसके लिए, तो उस पे हम परिचर्चा करेंगे। तो दोस्तों क्या था, तो 1991 की जनगणना के आधार पे हम कह सकते हैं कि अभी तक 25 वर्षों तक अर्थात 2026 तक के लिए क्या है, हमारा जो लोकसभा में जो सीटों का आवंटन है वो क्या है, स्थिर कर दिया गया है। दोस्तों अब कभी-कभी हमारे मन में विचार आता है कि SC/ST के लिए सीटों का आवंटन हम कैसे करते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे लोकसभा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जनसंख्या के अनुपात के आधार पर SC या ST के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं।
जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, मतलब कि उनकी जो जनसंख्या होगी, मतलब कि एससी एसटी, मतलब जिसे बोलते हैं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या जनजाति के जो सीटों का आवंटन है वो कहता है कि इनके लिए, मतलब इनकी जो जनसंख्या होगी उसके अनुपात के आधार पे इनको क्या किया जाएगा, लोकसभा में इनके लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। पहली बात कहता है। दूसरी बात दोस्तों, प्रारंभ में यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था, अर्थात 1960 तक के लिए, मतलब कहा गया कि 1960 मतलब 1950 हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, 1950 में कहा जाता है कि यह जो आरक्षण है यह प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए किया जाएगा, अर्थात 1960 तक। लेकिन दोस्तों बाद में क्या देखने को मिलता है कि इसके बाद इसे प्रत्येक 10 वर्ष पर बढ़ा दिया जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही 10 वर्ष बीतता है वैसे ही एससी और एसटी का जो आरक्षण है वह क्या होता है, 10 वर्ष के लिए इंक्रीज हो जाता है, बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एससी या एसटी या अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। जैसे हम जिस निर्वाचन क्षेत्र से होते हैं, मतलब सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी इनको अधिकार दिया गया है कि वहाँ से चुनाव भी लड़ सकते हैं। मतलब स्वयं भाई उनको अपना तो क्षेत्र मिला ही मिला है, साथ ही साथ दोस्तों वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने की ताकत उनको दिया गया है, अधिकार उनको दिया गया है। तो एससी या एसटी, या हम कह सकते हैं एससी एंड एसटी मतलब होता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अर्थात अनुसूचित जाति एवं जनजाति के, मतलब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को भी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों आपको एक बात और याद रखना है कि 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 अर्थात 27वें संविधान संशोधन 2003 में आरक्षित सीटों को 1991 के बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया। दोस्तों हमने क्या देखा कि 27वें मतलब कि जो 87th कॉन्स्टिट्यूशन 2003 में हमने देखा कि जो आरक्षित सीट था उन्हें 1991 को आधार न मानकर बल्कि 2001 की जनगणना के आधार पर क्या किया गया, पुनः नियोजित किया गया। ठीक दोस्तों, और आपको एक बात और पता होगा, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2009 मतलब 95वें संविधान संशोधन 2009 में कहा गया, 2009 में इसे 2020 तक क्या किया, इसको मतलब 2009 में से फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो 95वें संविधान संशोधन 2009 में इसे 2020 तक क्या किया, बढ़ा दिया गया। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा, करंट के पॉइंट दृष्टिकोण से देखें तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 अर्थात 104वें संविधान संशोधन 2020 में इसे पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात 2030 तक के लिए क्या हुआ, इसको बढ़ा दिया गया, अर्थात 2030 तक इस आरक्षण को क्या किया गया, जो मतलब एससी एसटी जो आरक्षण के लिए जो आरक्षित सीट की व्यवस्था है लोकसभा में, उसे 10 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों अगर एससी एसटी के लिए सीटों का आवंटन करें तो हमको 2-3 बात याद रखना है कि प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, फिर हर 10 वर्ष से इसको मतलब बढ़ता गया। जो एससी एसटी के जो सदस्यों को जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है, साथ ही साथ 87 2003 में आरक्षित सीटों को 1991 के स्थान पे 2001 की जनगणना के आधार पर क्या हुआ, इनको पुनः नियोजित किया गया। साथ साथ 95 में कहा गया कि 2020 तक इसको बढ़ा दिया जाए, और फिर दोस्तों 104 में अर्थात 104वें संशोधन 2020 में इसे पुनः 10 वर्ष में बढ़ा दिया गया, अर्थात 2030 तक के लिए क्या गया, इसको बढ़ा दिया गया। दोस्तों अब हमारे मन में बात आता है, ये तो थी कुछ बेसिक बातें जो हमारे मतलब कि जो लोकसभा में सीटों को आवंटन को लेके था, और लोकसभा में जो मतलब कि जो निर्वाचन क्षेत्र मतलब कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से कौन होंगे, और फिर पुनः नियोजन क्या होती है, पद्धति क्या होती है, फिर हमने देखा कि एससी एसटी के लिए सीटों का आवंटन किस तरीके से होता है। अब हम चर्चा करें दोस्तों कि जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम FPPS, ये क्या होता है और इसको लोकसभा में के चुनाव के पद्धति को में इसको क्यों शामिल किया गया। दोस्तों फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है या FPPS जो है, इसका अर्थ होता है पहले आओ और सब ले जाओ। पहले आओ सब ले जाओ मतलब होता है, यहाँ इसको समझने का हम प्रयास करते हैं, इसे हम प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहते हैं या प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसका मतलब होता है कि लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने का आधार बनाया गया है। मतलब कि हम देखते हैं कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको अगर हमको निर्वाचित करना है तो उनको निर्वाचित करने के लिए हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाते हैं। ठीक दोस्तों, फर्स्ट पास्ट में होता है मतलब जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो अर्थात जनता के द्वारा हो। मतलब पहले आओ सब ले जाओ मतलब होता है कि जहाँ पे जनता ही है, मतलब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी।
ठीक है, मतलब जहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है वैसे सरकार को हम प्रत्यक्ष सरकार या प्रत्यक्ष चुनाव भी हम कहते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने का जो आधार बनाया गया वो किसको बनाया गया, एफपीपीएस को, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे अगर देखा जाए तो यहाँ इसे हम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी कहते हैं। दोस्तों इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को अधिक मत मिलते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। हमने अभी मैंने आपसे चर्चा किया था अप्रत्यक्ष मत को लेकर कि अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है कि वहां पे ऐसा नहीं है कि अगर किसी को 51% मत मिल गया तो वो विजयी हो जाएगा, ऐसा नहीं था। मैंने आपसे चर्चा किया था जब राष्ट्रपति चुनाव में आपको बता रहा था, तो हमने आपसे बताया था कि वहां पे क्या था कि वहां पे एक मतलब वहां पे वैध मत बनाया जाएगा और जो उस वैध मत को हासिल करेगा वही राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित माना जाएगा। ऐसा अप्रत्यक्ष चुनाव में होता है। लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए 2 प्रत्याशी हैं या 3 प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक मत प्राप्त होता है वह प्रत्याशी विजयी घोषित माना जाता है। दोस्तों यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, मतलब जो एफपीपीएस है या फर्स्ट पास्ट जो पोस्ट सिस्टम है, ये भी यही कहता है कि इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को अधिक मत या सर्वाधिक मत मिलते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। फिर दोस्तों हमको ये जानना है कि ये जो पद्धति है, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है या जो एफपीपीएस है, यह अल्पसंख्यकों या छोटे समूहों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अर्थात जो अल्पसंख्यक या छोटे समूह के जो प्रतिनिधित्व हैं उनको उनके लिए एफपीपीएस का सिस्टम लागू नहीं होता है, जबकि छोटे समूहों के लिए हमने देखा है कि किसको लग जाता है दोस्तों। अभी हम चर्चा करेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ में हमने क्या देखा कि जो अल्पसंख्यक या छोटे समूह का प्रतिनिधित्व एफपीपीएस के माध्यम से नहीं होता है। दोस्तों जो हमको नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करना है वो है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। मतलब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, जैसे मान लीजिए हम किसी जगह, मतलब मान लीजिए हम किसी एरिया से बिलोंग करते हैं, क्षेत्र से, वहाँ पे 4-5 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं, तो हम केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही सदस्य चुनकर आएगा। ऐसा नहीं कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 5 लोग चुनाव लड़े हैं तो 5 को जगह दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। अगला दोस्तों हमको ध्यान देना है कि विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि जो विधानमंडल का जो प्रत्येक सदस्य होगा वह अपने अपने भूभागीय क्षेत्र का क्या करेगा दोस्तों, क्या करेगा, एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों ये थी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको हमारे मतलब कि लोकसभा के चुनाव के पद्धति के लिए अपनाया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रत्यक्ष चुनाव मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है तो आप कहेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे, जबकि अप्रत्यक्ष चुनाव निर्भर करता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं राज्यसभा की चुनाव प्रणाली, देखते हैं कि राज्यसभा का जो इलेक्शन सिस्टम वो कैसा है। दोस्तों राज्यसभा में हम देखेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है। मतलब जो क्षेत्रीय जो कई प्रकार के विभेद हमको देखने को मिलते हैं क्षेत्र स्तर पे, तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को स्वीकार करते हैं। लोगों के सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है। जो लोगों मतलब कि उस स्थान के जो मतलब जिस भी क्षेत्र की हम बात करेंगे, जिस क्षेत्र की बात करेंगे, वहाँ के लोगों के सभी वर्गों को, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, ठीक है, तो लोगों के सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है। ठीक है, कहाँ पे, राज्यसभा में। दोस्तों दूसरा हमको ध्यान देना है, सब सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग को भी विधानमंडल से इसका हिस्सा मिलता है। अभी हमने क्या देखा कि एफपीपीएस में क्या होता था कि जो छोटे समूह के लोग होते थे, मतलब जो छोटे समूह थे उनके लिए एफपीपीएस नहीं बनाया गया है, जबकि यहाँ पे सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग को भी विधानमंडल से इसका हिस्सा मिलता है। दूसरा दोस्तों हमको चर्चा करना है कि जो मतलब कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था, दूसरा होता है सूची व्यवस्था। मतलब हमारे यहाँ जो मतलब कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वह 2 प्रकार की होती है। पहला होता है एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था, दूसरा होता है सूची व्यवस्था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत में जिस व्यवस्था को अपनाया गया है वह है पहले प्रकार की व्यवस्था, अर्थात हमारे भारत में एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो गया,
राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इनका जो चुनाव है, इनके जो सदस्य चुन कराते हैं वे एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था की माध्यम से ही चुने जाते हैं। अर्थात भारत में हमने एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था को स्वीकार किया है। दोस्तों आपको एक बात और पता होना चाहिए, यद्यपि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने लोकसभा के लिए भी इसकी वकालत की थी। आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा के कुछ सदस्य थे जिन्होंने लोकसभा के लिए मतलब लोकसभा के में भी इसकी वकालत की थी कि लोकसभा में भी क्या होना चाहिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर एकल हस्तांतरण मत की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसे 2 कारणों से लागू नहीं किया गया। वे 2 कारण कौन थे, आइए चर्चा करते हैं आपसे। दोस्तों मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया जटिल होती है। मतलब आप जो मतदाता हमारे हैं, जो मतदान करते हैं, अर्थात मतदाताओं के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वह जटिल है। जटिल क्यों है? आइए इसको समझते हैं। क्योंकि देश में शैक्षणिक स्तर कम है, अर्थात जो शिक्षा का स्तर है देश में वो क्या है, कम है। सभी लोग ज़्यादातर जो लोग हैं वो शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है। यही कारण है कि मतदाताओं के लिए यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया अर्थात जो एकल हस्तांतरणीय मत की जो प्रक्रिया है या फिर आनुपातिक प्रणाली है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। अर्थात मतदाताओं के लिए क्या होगा, दिक्कत होगा। तो जो वोटर हैं, जो वोट देने जा रहे हैं, वो सही तरीके से उनको मतलब उस चीज़ का ज्ञान नहीं हो पाएगा। शिक्षा के स्तर में कमी के कारण हम इसे मान सकते हैं कि इसे लागू नहीं कर सकता। और दूसरा दोस्तों है बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता। अब आपको पता होगा इतने सारे दल हैं और बहुदल मतलब कि बहुदलीय व्यवस्था का मतलब इतने बहुत सारे ज़्यादा दल होने के कारण भी करते हैं संसद में क्या हो, संसद में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यही कारण है कि इसमें इनकी वकालत को अस्वीकार कर दिया गया, जो कि संविधान सभा के सदस्यों के रूप में उन्होंने अपनी बातें रखने का प्रयास किया था। दोस्तों आपको पता होगा कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसके कुछ दोष भी हैं, जिसके कारण हम लोकसभा में इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये है, पहली बात आपको ध्यान देना है कि यह काफ़ी खर्चीली व्यवस्था है। लोकसभा का चुनाव जो होता है दोस्तों, वह जनता के बीच जाके प्रतिनिधि अपने अपने विजय होने की रथ यात्रा तय करता है। जबकि दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें हर तरह से देखा जाए तो यह एक बहुत मतलब काफ़ी खर्चीली व्यवस्था इसको माने जाते हैं। मतलब जो आपका अनुपातिक जो प्रणाली है इसके दोष ये हैं, या जो हज़ारी मत व्यवस्था है, दोष यहाँ ये है कि आपको बस एक बात जानना है कि काफ़ी खर्चीली व्यवस्था है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता आपको है नहीं, क्योंकि आपको इतना जानना है कि इसके दोष क्या हैं, इसके गुण क्या हैं। तो दोस्तों यह है कि यह काफ़ी खर्चीली व्यवस्था है। दूसरा आपको दोस्तों जाना है कि यह उपचुनाव का कोई अवसर प्रदान नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति या परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिनका दोबारा कोई चुनाव की स्थिति नहीं है। मतलब दोबारा लोकसभा में आपने क्या देखा है, एमपीपीएस सिस्टम में क्या है कि दोबारा उपचुनाव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस सिस्टम में उपचुनाव का कोई अवसर नहीं है। दूसरा दोस्तों आपको ध्यान देना है कि यह मतदाताओं एवं प्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता को कम करती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मतदाता मतलब क्या, जो मतदाता हैं वे डायरेक्ट तो आपको मतलब चुनाव नहीं मतलब आपको मत नहीं देंगे, बल्कि आप जिस प्रतिनिधि को चुनेंगे वही प्रतिनिधि क्या करेगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चयन में सहयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, अगला आपको जानना है कि यह अल्पसंख्यक एवं सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है। मतलब जो अल्पसंख्यक या छोटे मतलब समूह के जो लोग हैं उनके भी हितों को बढ़ावा देता है। कौन? आपका ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम। दोस्तों इसमें क्या होता है कि यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है एवं मतदाताओं के महत्व को कम करती है। मतलब यहाँ जो यहाँ मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पार्टी व्यवस्था को महत्व देती है। मतलब भाई चूंकि पार्टी के ही जो प्रतिनिधि होंगे वही जाके उनके चुनाव भाग देंगे। यहाँ कहते हैं कि जो मतदाताओं का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो कम हो जाता है। मतलब जैसे हम जो सामान्य मतदाता होते हैं उनका महत्व कम हो जाता है, जबकि जो पार्टी की व्यवस्था होती है उसमें उनका महत्व इसमें ज़्यादा होता है, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। अर्थात दोस्तों इस प्रकार देखा जाए जिसे हम कह सकते हैं कि यह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को स्वीकार करता है। अर्थात जो आनुपातिक प्रणाली है इसके माध्यम से चाहे राज्यसभा के सदस्य हो जाएं, चाहे वो आपके राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति, उनका जो चुनाव होता है दोस्तों वह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के रूप में माना जाता है।
या फिर अनुपातिक प्रणाली के सिस्टम को हमने स्वीकार किया है। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो लोकसभा के चुनाव संबंधी थी और राज्यसभा के चुनाव संबंधी थी। तो अगर हम कहें कि हमारे यहाँ 2 प्रकार के चुनाव पद्धति, पहला आपका है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आपका एपीपीएस होता है, फर्स्ट पार्ट डिपोजिट सिस्टम, और दूसरा होता है आपका दूसरा आपको अगर देखा जाए तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो कि 2 प्रकार से होता है। पहला होता है एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था और दूसरा होता है सूची व्यवस्था। हमने जिस मत को स्वीकार किया है वो है एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था। जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी बात करें तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से उनको चुनाव में होता है, जबकि सामान्य जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव होता है जनता के माध्यम से, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से होता है, जहाँ पे जिनको प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाए। दोस्तों हम चर्चा करेंगे आपसे संसदीय कार्यवाही के साधन। जो संसद में जो कार्यवाही की जाती है उनके कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं संसद में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल को आइए हम समझते हैं। प्रश्नकाल मतलब दोस्तों होता है यहाँ पे कि जहाँ पे प्रश्न से संबंधित कोई बात हो, मतलब प्रश्न संबंधित जो कोई मुद्दा हो उससे संबंधित हम चर्चा करते हैं प्रश्नकाल में। प्रश्न का समय होगा, मतलब एक प्रश्न के लिए कुछ समय बनाया जाए, काल मतलब होता है समय, मतलब पूछने का। प्रश्न के लिए एक समय रखा जाएगा संसद में और लोग अपना प्रश्न मौखिक रूप से या लिखित रूप में रखने का प्रयास करें, जिसका उत्तर लिखित या मौखिक रूप से दिया जाएगा। आइए समझते हैं। दोस्तों जो प्रश्नकाल है उसमें कहा जाता है कि संसद का जो पहला घंटा होता है वह प्रश्नकाल के लिए होता है। अर्थात संसद जब से मान लीजिए संसद की शुरुआत हो रही तो संसद का जो प्रथम घंटा मतलब प्रथम आवर जो होगा, फर्स्ट आवर जो होगा, पहला घंटा जो होगा वह प्रश्नकाल के लिए होता है। अर्थात लोग अपने प्रश्न को रखते हैं। इस दौरान दोस्तों सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या होगा कि जो सदस्य होंगे वे क्या करेंगे, प्रश्न रखेंगे और वह जिस मुद्दे से मतलब वह जिस मंत्री से मतलब जैसे मान लो कोई मुद्दा है, मान लो बिजली मुद्दे, तो जो बिजली विभाग के जो मंत्री होंगे, ऐसे ही मतलब कोई वाणिज्य मंत्री होगा तो वाणिज्य से संबंधित जो प्रश्न होंगे, तो इसमें कहने मतलब होता है कि प्रश्नकाल में कहता है इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः उस विषय के जो मंत्री होते हैं वह उस प्रश्न पर अपना उत्तर देते हैं। अब वह उत्तर देने की प्रक्रिया क्या होती है उसके पहले हमको जानना होगा आपको प्रश्न के बारे में कि भाई कौन कौन से प्रश्न होंगे जिन पर मंत्री अपने उत्तर को देते हैं। दोस्तों जो प्रश्न होगा वह 3 तरह के होते हैं। पहला प्रश्न आपका होता है दोस्तों तारांकित प्रश्न, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि तारांकित प्रश्न क्या होता है। दोस्तों इसका उत्तर जो होता है मौखिक दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि तारांकित प्रश्न क्या होता है कि लोग अपने अपने प्रश्न को पूछेंगे, ठीक है। वो मतलब कि मतलब जो सदस्य होंगे वो अपने प्रश्न पूछेंगे और मंत्री इनका उत्तर कैसे देगा, मौखिक रूप में देगा। और जब किसी भी प्रश्न के उत्तर को मौखिक रूप से दिया जाए संसद में तो उसे हम बोलते हैं तारांकित प्रश्न का उत्तर, ठीक। दोस्तों इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक दोस्तों। मतलब कि जैसे ही तारांकित प्रश्न खत्म होता है जो उसके जस्ट बाद ही क्या होते हैं पूरक प्रश्न पूछने का भी क्या है व्यवस्था है। दोस्तों आपको पता होगा तारांकित प्रश्नों को हरे रंग के रूप में, मतलब हरे रंग के रूप में इसको हम रखें, मतलब हरे रंग में इसलिए रखा गया है जिससे कि हम पहचान कर सकें इनको। सभी को 3 रंगों में इसलिए बांटा गया है जिससे कि हम पहचान कर सके कौन सा मतलब कौन किससे संबंधित है। तो जो हरा रंग है दोस्तों, हरा रंग तारांकित प्रश्न को परिभाषित करता है, ठीक दोस्तों। जो अगर हरा रंग अंग में कोई चीज छपा है तो अतारांकित प्रश्न क्या है दोस्तों, इसका उत्तर लिखित में, मतलब कि अगर कोई भी सदस्य अगर प्रश्न पूछ रहा है तो जो मंत्री होंगे उस विषय के वे उसका उत्तर लिखित रूप में देंगे, ठीक है। तो अतारांकित प्रश्नों का जो उत्तर है वह मंत्री के द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है, जबकि तारांकित प्रश्न क्या होता है कि मंत्री के द्वारा उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न जो होते हैं दोस्तों वो सफेद रंग में होते हैं, जबकि तारांकित प्रश्न हरा रंग में होता है। अब बात आती है दोस्तों अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है। जो अल्प सूचना प्रश्न दोस्तों कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको अल्प सूचना प्रश्न किसी मंत्री से, मतलब अगर अल्प सूचना से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसके लिए आपको मंत्री को कम से कम 10 दिन का नोटिस देना होगा। 10 दिन, कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर क्या कर सकते हैं आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक दोस्तों। और इसका उत्तर वह क्या मंत्री किससे देगा, मौखिक रूप में देगा, ठीक है। और इसका जो कलर होता है वह हल्के गुलाबी रंग का होता है, ठीक दोस्तों। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि तारांकित प्रश्न के तुरंत बाद
पूरक प्रश्न जाता है, जबकि अतारांकित प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था नहीं है, नहीं पूछाते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों एक और बात आपको याद रखना है, वो ये है कि प्राइवेट सदस्य प्रश्न क्या होता है। मतलब प्राइवेट सदस्य प्रश्न क्या होता है, जिनको पीला रंग का मतलब कहा गया है। तो जो प्राइवेट सदस्य प्रश्न होता है दोस्तों, मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब कि मंत्रियों से तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मंत्रियों के अतिरिक्त क्या होता है, कभी कभी प्राइवेट सदस्यों से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यदि प्रश्न की विषय वस्तु किसी विधेयक, संकल्प अथवा सदन की कार्यवाही से संबंधित अन्य मामले से जुड़ी हो, जिसके लिए वह सदस्य क्या हो, उत्तरदायी हो, तो ऐसे में क्या होता है, उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। मंत्रियों के समान ही प्रश्न पूछने की प्रक्रिया है, अर्थात मंत्रियों के ही समान इनसे पर पूछाता है और ये भी उनका उत्तर अन्य कारण मतलब अपने उत्तर को देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रश्नकाल है वह 3 होता है, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न, और साथ ही साथ एक अन्य अन्य भी प्रश्न देखने को मिलते हैं जिसका नाम है प्राइवेट सदस्य प्रश्न। फिर दोस्तों एक और प्रश्न आपका देखने मिलता है शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है, आइए इसको चर्चा करते हैं। दोस्तों प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब जो हमने क्या देखा कि प्रक्रिया के नियम में प्रश्नकाल को जगह दिया गया है, मतलब ठीक है। जबकि इसमें क्या कहा गया है कि प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा दोस्तों, यह अनौपचारिक साधन है, जिसमें अनौपचारिक साधन मतलब होता है कि जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के क्या साधन मामले को उठा सकते हैं। मतलब यह एक प्रकार से औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक साधन है। अर्थात इसमें क्या जो संसद सदस्य होते हैं वह सूचना नहीं देते हैं, बिना सूचना क्या शुरू हो जाएंगे, अपने मामले को उठा सकते हैं, अपने मामले को रख सकते हैं, उसके लिए उनको सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात दोस्तों शून्यकाल जो होता है वह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। जो शून्यकाल की प्रक्रिया होती है वह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और उसे सदन के नियमित कार्य के कार्यकृत के ठीक ना मतलब इस पे कहा गया है कि उसे सदन के नियमित कार्य के कार्यकृत को साथ किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि शून्यकाल जो होता है वह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और उसे सदन के नियमित कार्य को कार्यकृत करने के लिए लाया जाता है। तो दोस्तों हमको एक बात और जानना है कि प्रश्नकाल एवं कार्यक्रम तय करने के मध्य को ही क्या कहा जाता है, शून्यकाल कहते हैं। अर्थात प्रश्नकाल हो गया और जो कार्यक्रम तय करने का जो समय होता है, ठीक है, उसके जो मध्य का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। जैसे कि 11 से 12 और 12 से 1 बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, शून्यकाल। अर्थात प्रश्नकाल एवं कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमको चर्चा करना है कि संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है। अर्थात जो संसदीय प्रक्रिया में जो शून्यकाल की पद्धति हमको देखने को मिल रही है, यह क्या है, यह एक नया है जो कि भारत ने इसको स्वीकार किया। इसे 1962 से जारी किया गया है। अर्थात जो शून्यकाल की पद्धति है उसे 1962 से अपने संसद ने स्वीकार किया है। अर्थात भारत की संसद ने जो शून्यकाल की पद्धति है, जो शून्यकाल की प्रक्रिया है, इसे संसद ने 1962 में क्या किया, स्वीकार किया। और दोस्तों अंत में आपसे टॉपिक जो परिसीमन आयोग है, तो परिसीमन आयोग को अधिसूचना मतलब कि जो परिसीमन आयोग की जो अधिसूचना है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। जैसे कि एससी/एसटी में जो 10 वर्ग का जो आरक्षण में जो वृद्धि हो रही है वह भी कहीं ना कहीं परिसीमन आयोग के माध्यम से ही देखने को मिलता है। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो हमने आपसे आज चर्चा किया। हमने आज विषय किया कि लोकसभा का चुनाव प्रणाली क्या है, राज्यसभा के चुनाव प्रणाली क्या है। साथ साथ हमने चर्चा किया दोस्तों कि संसदीय कार्यवाही के साधन में प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल क्या है। कल हम संसदीय कार्यवाही के साधन के हम अन्य हिस्सों मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव क्या होता है ना, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। ठीक है, कल हम इन टॉपिक पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अर्थात संसद के भाग 6 को हम देखने का प्रयास करेंगे। संसद के भाग थोड़े से हो सकते हैं 8-10 भाग में इसको आपको देखने मिले। संसद एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, चूँकि संसद क्या है आपके कानून का निर्माण करती है और चूँकि कानून बनता ही संसद से है और जिनके कानून का हम पालन करते हैं, जिन कानून के साथ अपने जीवन का हम निर्वहन करते हैं, कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के, तो वे कहीं न कहीं संसद से ही हमको प्राप्त है। तो संसद अगर हमने समझ लिया तो हम हर संसद संबंधी जितने भी मुद्दे होंगे भारत के संविधान संबंध में, उसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको 1-2 बार सुनिएगा, उसको राइट डाउन करिएगा। इससे 1-2 क्वेश्चन आपको किसी न किसी आपके कंपटीशन आपको देखने ज़रूर मिलेंगे। आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
और आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक दोस्तों, जिस दौर से आज हमारा भारत गुजर रहा है, अगर उस दौर से अगर हमको बाहर निकलना है, तो हमें अपने अथक प्रयास को, अपनी निरंतरता को बनाए रखना है और दिन प्रतिदिन क्या करना है दोस्तों, अपने जो ज्ञान रूपी पूंजी है उसे इकट्ठा करना है और अपने प्रतियोगिता में शामिल होना है और उस लक्ष्य को हासिल करना है, जिस लक्ष्य के लिए क्या कर रहे हैं हम, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, संसद के अगले भाग के रूप में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।